हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं यूनिट 2। और यूनिट 2 को डिस्कस करने से मैं आप लोगों से कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 23rd को आप लोगों का पेपर है। थर्ड और फोर्थ यूनिट भी आ रहा है। तो क्या मैं अगर पीडीएफ बन मतलब जैसे अभी नोट्स बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर मैं बुक के अंदर में अंडरलाइन करके उनको ऐसे नोट्स के टाइप में बना के दे दूँ तो आप लोगों को चलेगा? पढ़ाते समय उसमें अंडरलाइन कर दूँ तो? अगर यस देन कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, नहीं तो फिर ऐसे ही नोट्स बना के मैं आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं फ़िलहाल के लिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं देखता हूँ कि कैसे जल्दी से जल्दी कवर हो पाएगा। ओके, तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2, ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। ठीक है, ऑपरेशंस तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं जानते तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने डॉक्टर को देखा है ऑपरेशन करते हुए? ठीक है, अगर नहीं भी देखा है तो आप लोगों को पता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। क्या अब पूरे बॉडी का तो ऑपरेशन नहीं होता ना, कि किसी छोटे छोटे पार्ट्स का ऑपरेशन होता है। या तो हार्ट का ऑपरेशन होगा, किडनी का ऑपरेशन होता है, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो एक छोटे से पार्ट का ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से ट्रैवल एजेंसी में हम जैसे छोटे छोटे पार्ट्स का ऑपरेशन करके उन जगहों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब यही चीज़ हमें जानना है सेकंड यूनिट की में, कैसे वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, देखो, सबसे पहला आता है हमारे ट्रैवल एजेंसी में एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का, तो agent is a person acting for an employed by the principal if a company appoints another person to act for it in the course of business, uh, that person becomes the agent। मतलब कोई भी कंपनी अगर बाहर से किसी तीसरे बंदे को बुला रही है अपनी कंपनी का काम पूरा करवाने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? एजेंट। अब ये एजेंट भी जो है ना, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। ट्रैवल एजेंट में एजेंट्स, ट्रैवल एजेंसी में जो एजेंट्स होते हैं वो अलग काम करते हैं। कंपनीज के जो एजेंट्स होते हैं वो अलग काम करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कंपनी के एजेंट्स क्या करते हैं। कंपनी के एजेंट्स जो भी उनके कार्गो होते हैं ना, कार्गो आप लोगों ने सुना होगा, जो सामान होते हैं बाहर से हैवी, ये लोग पार्सल उनके जो डॉक्यूमेंट्स लेके उनके सारे सिग्नेचर विग्नेचर करवा के कि हाँ ये सारे सामान जो है सेफ है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पास आउट करवा देते हैं। एजेंट्स का यही काम होता है। तो ट्रैवल एजेंसी के अंदर भी जो एजेंट्स होते हैं वो भी सेम यही काम करते हैं, लेकिन डिफरेंट वे में। वो क्या करते हैं, जो भी, अब ये देखो, होटल्स हो गए, कार कार रेंट पे देने वाले जो कंपनीज हो गए। ठीक है, और जो हम कस्टमर्स हैं इनके, ये एजेंट इनके बीच में लिंकेज का काम कर रहा है, लिंक बना रहा है, इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है तो एजेंट्स, अब कंपनी भी ना यही चाहती है कि अगर हमारा एक एजेंट काफ़ी जगहों से अगर लिंकेज हो, इंटरमीडिएट का काम करे, तो उनका काफ़ी सारा जो है पैसा बच जाता है। और ये जो लोग हैं ना, एजेंट से या तो हाफ टाइम भी काम करवा सकते हैं, तो फुल टाइम भी करवा सकते हैं। ठीक है, और एजेंट्स को इसके लिए कोई फिक्स सैलरी नहीं होती एजेंट्स की, उसके कमीशंस बनते हैं, और उन कमीशंस के कोई टैक्स वैक्स नहीं होते। ठीक है, याद रखना। तो एजेंट्स आप लोग समझ गए होंगे क्या करते हैं। एक्चुअली में इंटरमीडिएटर्स होते हैं लोग, कंपनीज और कस्टमर्स के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। ओके, देन आगे देखते हैं ओरिजिन्स ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। अब क्या क्या ओरिजिन्स है ट्रैवल एजेंसीज के? ओरिजिन्स का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब स्थापना। ठीक है, अब देखो, जो ब्रिटिश कंपनी थी कॉक्स और किंग की, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी है ये कॉक्स और किंग, ये कहती है ना कि हम वो जो है कि सबसे पुराने ट्रैवल एजेंसीज हैं इन द वर्ल्ड में। अब कॉक्स और किंग कंपनी किसकी थी? हेनरीज वेल की। अमेरिकन एक्सप्रेस, याद है ना? अमेरिकन एक्सप्रेस क्या करता था? बाउचर का काम करता था, मतलब क्रेडिट कार्ड और ऐसे मतलब जो भी पैसे पैसे का काम होता था, मनी एक्सचेंज का, ये सारा अमेरिकन एक्सप्रेस ही संभालती थी। आपने सुना ही होगा अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम भी काफ़ी जगहों पे। और तो रेस्ट ऑफ ना, जो उससे पहले भी एक सर्विस चलती थी ये ओरिजिनल बैंक की। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1758 में। इसका काम ये केवल जो सप्लाई देता था ना अपने वेल्दी लोगों को ही देता था, वेल्दी क्लाइंट्स को ही। ठीक है, इतना याद रखना। जो ओरिजिनल बैंक था वो भी था उस टाइम पे, लेकिन वो केवल वेल्दी क्लाइंट्स के, अपने जो भी अमीर रिच लोग थे केवल उन्हीं पे वो ध्यान देता था। ठीक है, वो बैंक इसकी स्टैब्लिश कब हुआ था? 1758 में। ओके, याद रखना, जब मॉडर्न एजेंसी आया। ठीक है, तो उसका जो मॉडर्न एजेंसी का जो फर्स्ट अपीयरेंस था वो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हुआ था, मतलब आधा 19th
सेंचुरी ख़त्म हो चुका था, उसके बाद मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी का अपीयरेंस हुआ था। और जो इसमें थॉमस कुक थे ना, 19 सेंचुरी में थे थॉमस कुक। तो थॉमस कुक ने जो उनके टूर पैकेजेस थे ना, उनमें काफ़ी सारी डेवलपिंग लाई, ठीक है। और उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था एक चेन, ठीक है, चेन एजेंसीज, अपने एजेंसीज के चेन को जो है इस्टेब्लिश कर दिया था लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में, मतलब लास्ट वक्त था 19th सेंचुरी का, ठीक है। जो उनकी और इसको मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए, चेन को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान था रेल लिंक का, ठीक है। रेल लिंक का सबसे ज़्यादा योगदान था इसमें, ठीक है। सारी चीज़ें याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकती है वन वन पॉइंट में, ठीक है, रिमेंबर रखना। They not only sold their own true tours of the public but in the addition represent others tour companies। इन्होंने केवल अपने ही टूर प्लान्स नहीं सेल किए थे पब्लिक को, साथ में इन्होंने अपने जो डोमिनेंस को भी शो किया था अदर कंपनीज के सामने कि हमारी कंपनी जो है बहुत अच्छी है। इससे जो है ना जो भी कस्टमर्स होते हैं इनके बीच में एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है थॉमस कुक के प्रति। ओके, अब देखो जुलाई 4 1887 में क्या हुआ था। जो सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसी है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ब्राउनलिन ट्रैवलर के नाम से। वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? जुलाई 4 1887। ओके, शायद बीच में मैंने 14 कह दिया होगा, 4 जुलाई 1887। ओके, याद रखना ये डेट। सबसे पुराना ट्रैवल एजेंसी कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका का है ये ट्रैवल एजेंसी। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 4 जुलाई 1887, ठीक है। 2-3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आगे चलते हैं हम लोग। ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। अब देखो ट्रैवल एजेंसीज के अंदर के ऑपरेशंस। अब जो है ना ट्रैवल एजेंसीज कैसे अपने आप को और बेटर बना सकती हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ करते हुए, उन चीज़ों को हम अब इसमें पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले ट्रैवल एजेंसीज का जो मेन फंक्शन जो है, लाइक एज अ एजेंट क्या करते हैं? सेल करते हैं प्रोडक्ट डायरेक्टली, सर्विस मतलब डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं सप्लायर्स को। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो काफ़ी सारी ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज के टूर ऑपरेटर हैं, ठीक है, टूर ऑपरेटर हैं। तो क्या हुआ, IATA ने इन सभी कंपनी को जोड़ दिया था एक ही साथ में, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। ये नाम रखना IATA की फुल फॉर्म। ओके, एक सेकेंड, टैप, अरे यार, रोटेट, हाँ, ओके। जो ये IATA है ना, इसकी फुल फॉर्म है दी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। इसने क्या किया था, जो भी बहुत सारी ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज के टूर ऑपरेटर्स थे उन सबको एक जगह बॉन्ड कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ठीक है। इसका काम इसने किया। फॉर दोज हु इशू द एयर टिकट्स, जो एयर टिकट्स इशू करते थे, ठीक है, एयर टिकट इशू करते थे, ATOL, ठीक है। क्या हो रहा है यार आज, ये रहा ATOL, ठीक है। अब ये इसके फुल फॉर्म क्या है? एयर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंसिंग, ठीक है। ATOL, एयर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस लाइसेंसिंग, ठीक है। ये क्या करता था? इशू करता था एयर टिकट्स, ठीक है, फॉर दोज हु ऑर्डर द टिकट इन द एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रैवलर एजेंट्स, यानी ABTA, एज द एसोसिएशन ऑफ, देखो द एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रैवलर एजेंट्स, ठीक है। ABTA जो है के थ्रू जो है टिकट पर ऑर्डर होते थे, ठीक है, और उनको लाइसेंस कौन देता था? ATOL, ठीक है। और इन सबको जोड़ के कौन रखना है? IATA, ठीक है। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स, ASTA, फॉर दोज हु सेल द पैकेज हॉलीडेज ऑन द बिहाफ ऑफ टूर कंपनीज।
जो ASTA है ना, ये क्या करता है कि अपने जो भी इसके टूर पैकेजेस है हॉलीडेज़ के, वो सेल करता है ऑन द बेस ऑफ टूर कंपनीज के रूप में, ठीक है। अब देखो, अ ट्रैवल एजेंट इज सपोज ऑफ ऑफर इम्पार्शियल ट्रैवल एडवाइस टू द कस्टमर। अब जो ट्रैवल एजेंट है ना, वो क्या एडवाइस देता है लोगों को, या फिर कस्टमर को, या फिर टूरिस्ट को, सब एक ही चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ये उनको, अगर कोई अननोन प्लेस है जहाँ पे जिसके बारे में ये लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ये लोग उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ट्रैवल एजेंट्स या फिर ट्रैवल एजेंसीज उन सबको एक एडवाइस देती है कि ये प्लेस आप लोगों के घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। भले न्यू कपल्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर फ्रेंड्स हो, जिनके नहीं पता कि घूमना कहाँ पे, वो ट्रैवल एजेंट से कॉल करके या फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं बाय कॉल, या फिर वहाँ पे पहुँच के कि बेस्ट जगह कहाँ है घूमने के लिए, या फिर कहाँ पे हमें जाना चाहिए, तो उनको एक अच्छा सा एडवाइस देते हैं ये लोग, ठीक है, ट्रैवल एजेंट्स। और फिर अच्छा खासा इन्हें कमीशन मिलता है कंपनी के थ्रू। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज, यहाँ पे हमने ओरिजिन्स पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ पे अब हम ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ रहे हैं, मतलब कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है ट्रैवल एजेंसी। ओके, तो अब एक ट्रैवल एजेंसी कैसे ऑर्गेनाइज हो सकती है, अब हमें इसके बारे में जानना है। तो देखो, जो ट्रैवल कंपनीज है ना, ये दो तरीक़ों से ऑर्गेनाइज हो सकती हैं, दो तरीक़ों से ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग एडिशनल प्लस में इसे लिख के रख लो या फिर याद करके रख लो। गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस देके और एक मैनेजमेंट देके ट्रैवल एजेंसी ऐसी, मतलब अच्छे से काम कर सकती है ना। एक तो क्या, गुड क्वालिटी कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर सर्विस देखें। और क्या मैं भी लिख रहा हूँ यार, बता दिया एक बार में, अब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि ट्रैवल एजेंसी देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस देके, और दूसरा मैनेजमेंट के थ्रू। अब इसके अंदर भी जो है ना, इंडिपेंडेंस ट्रैवल एजेंसीज आ जाती हैं। अब इंडिपेंडेंस ट्रैवल एजेंसीज क्या होती हैं, मैं बता देता हूँ थोड़े से। ये अपने सारे काम स्वयं करती हैं, ओके, और इनकी कंपनी के अंदर 5 मेंबर से कम मेंबर होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 5 से कम मेंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक लार्ज एजेंसीज के थ्रू, ठीक है, ताकि उनके जो लोकेशंस को ये लोग सेट कर पाएँ, उनके शॉपिंग मॉल्स की लोकेशन दे पाएँ, ठीक है, ट्रैफिक ला पाएँ। तो ये सब ये काम करते हैं ट्रैवल एजेंसी, इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसीज इनके लिए। एक देखो, एक ट्रैवल जो गुड क्वालिटी और कस्टमर सर्विस दे पाए ना, गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस और मैनेजमेंट, ये इन्हीं चीज़ों से दे सकते हैं। पहला तो इंडिपेंडेंस होके, ठीक है, इंडिपेंडेंस होके पहले तो इनके लिए सारी चीज़ें ढूंढने के, बेस्ट लोकेशन, बेस्ट मॉल, और बेस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन साइट, ओके। तो ये सारा काम किसका होता है, इंडिपेंडेंस एजेंसी का, ताकि जो है कि ट्रैवल एजेंसी एक अच्छी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन पाए, ओके। अब देखो, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है ट्रैवल एजेंसी को एक अच्छी ट्रैवल एजेंसी बनाने में। मेकिंग रिजर्वेशंस, हमें रिजर्वेशंस करना आना चाहिए अच्छी तरीके से, जो कस्टमर के जो भी कस्टमर का नीड हो उसके हिसाब से। प्लानिंग आइटनरी, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स राउंड द वर्ल्ड ट्रैवल। आइटनरी होता है टूर, टूर को ही आइटनरी कहते हैं, मतलब प्लान, टूर को प्लान करना, ओके। अच्छे से टूर को प्लान करना आना चाहिए शेड्यूल के हिसाब से, मतलब शेड्यूल बना के, ओके। अब आता है कैलकुलेशंस फेयर एंड चार्जेस। एक ट्रैवल एजेंसी को सारी कैलकुलेशन करके रखनी पड़ती है कि कितने वहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं, फेयर्स लग सकते हैं एक पर्सन को ट्रैवल करने में, जो भी इसका निर्धारित समय हो या फिर जगह हो।
प्रोड्यूसिंग टिकट्स, एडवाइजिंग क्लाइंट्स और ऑन डेस्टिनेशंस रिजॉर्ट्स। उन्हें टिकट्स जो है प्रोड्यूसिंग मतलब वहाँ से जो है ना एक रिजर्व करके रखना पड़ता है टिकट क्लाइंट्स सब के लिए, ठीक है। डेस्टिनेशन के रिजॉर्ट्स हो गए, एयरलाइन कंपनीज होंगे, और भी जो वाइड रेंज ट्रैवल प्रोडक्ट्स हो गए, उन सबको उनको जो है ना टिकट जो है आने चाहिए अपने, मतलब टिकट्स अपने पास रखने पड़ते हैं उनको, ताकि जो भी क्लाइंट्स उनको दे पाए एक्स्ट्रा में। ओके। कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वर्बल और रिटर्न में भी। मेंटेनिंग अकरेंस रिकॉर्ड्स और रिजर्वेशंस, एक अच्छा खासा रिकॉर्ड्स बना के रखना पड़ता है रिजर्वेशंस का। इंश्योरिंग रैक्स एंड स्टॉक्ड वेल एज सप्लाई आर कीप्ड इन दी हाउस, एक हाउस के अंदर उनको अच्छे से स्टॉक्स बना के रखने पड़ते हैं, जो भी ही कस्टमर की नीड्स हो उसके हिसाब से, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी रखने पड़ता है अपनी अपनी तरफ से। एक्टिंग एज इंटरमीडिएटर वाइल कस्टमर एंड कंपनीज अकर, एक ट्रैवल एजेंसीज के अंदर में एक अच्छा खासा इंटरमीडिएटर होना चाहिए कस्टमर और ट्रैवल कंपनीज के मतलब ट्रैवल कंपनीज के बीच में, ताकि ना जो कंप्लेंट्स हो ना ट्रैवल एजेंसीज की, वो कस्टमर जो है अच्छे से, देखो इंटरमीडिएट क्या करेगा, जो भी उनको कस्टमर्स को प्रॉब्लम हुई है वो उनके कंपनी तक पहुंचाएगा कि हमारे कस्टमर को ये प्रॉब्लम हो रही है, अगली बार से नहीं होना चाहिए। तो सारी कंप्लेंट सुनने के लिए एक अच्छा खासा इंटरमीडिएटर होना चाहिए और उनको सॉल्व कर पाए वो अच्छी तरीके से, तभी जाके एक ऑर्गेनाइज ट्रैवल एजेंसी बैठेगी। ओके। नॉट ओनली अ ट्रैवल एजेंसी स्टाफ्स नीड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। केवल ट्रैवल एजेंसीज के अंदर में ही ना टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन द रीडिंग टाइम टेबल कैलकुलेशन फेयर एंड द एबिलिटी ऑफ राइट टिकट्स, जो भी उनके कैलकुलेशन फेयर्स निकालने हैं, एबिलिटी है राइट टिकट्स की निकालने के लिए। ओके। अब देखो उनको क्या क्या ज़रूरत है ट्रैवल एजेंसीज को, दे ऑल्सो नीड्स गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, उनके अंदर भी कुछ कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे सेल्स, टूर को सेल करना ऑटो अपने आप ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। बीइंग एबल टू यूज़ टेक्नोलॉजी लाइक CRS, अब CRS क्या होता है, CRS बता देता हूँ मैं, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। CRS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, याद कर लो या फिर मैं लिख दूँ, चलो लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ CRS। तुम्हें पता है ये टच पेन ना थोड़ा सा चलता नहीं है ठीक से, दिक्कत यही हो जाती है। CRS कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। कोई मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि हाफ हाफ स्पेलिंग लिख दिया आप लोग तो समझ ही जाओगे अब कि क्या होती है स्पेलिंग, ठीक है। CRS ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज CRS एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRS। ओके, तो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए उसके और भी कुछ पॉइंट्स है कि एक क्लाइंट को वहाँ पे ना जो क्लाइंट वहाँ पे गया है उसको कैसे सॉल्व मतलब कैसे संभालना है। देखो केवल वहाँ के जो ट्रैवल एजेंसी के स्टाफ से उनको ही टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, केवल जो आगे मैनेजर है ना उनको भी अपने कुछ स्किल्स पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे ग्रुप में जो लोग आए हैं, स्टाफ्स आए हैं, उनका ध्यान रखना, ठीक है, उनको संभालना, ग्रुप में जो बातें हो रही है उनमें एक एक बंदे की बात सुनना और एक एक बंदे को अच्छे से रिप्लाई देना। जो भी आपके मतलब मैनेजर का काम है कि जो कंपनी के अंदर जो भी कैश फ्लो कर रहा है उसको अकाउंट करके रखना, ठीक है। मतलब पूरा से अकाउंटेंट से देखना कि चार्ट शीट बनवाने की, भाई आज कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ पैसे इसको सर्कुलेट हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैनेजर को मैनेज करके रखनी पड़ती है एक ट्रैवल एजेंसी में नहीं, बाकी कंपनीज में भी मैनेजर का काम लगभग यही होता है, ठीक है। देन अब देखो, अब जो मैनेजर का जो काम है ना, अब कैसे कैसे हो सकते हैं। कस्टमर मस्ट बी ग्रीटिंग वार्मली, अगर कस्टमर को ना ग्रीट करना है प्रेम से, ठीक है। और मैनेजर को ये भी ध्यान देना पड़ता है अगर अलग अलग जो भी बंदा आया है ना, जैसे न्यू बंदा आया है आपकी कंपनी में काम करने के लिए, तो उसे अब जो डेली घूमता है उसको अगर आप पकड़ा दोगे उसके साथ में, तो वो अच्छे से उसके साथ जो है ना बातचीत नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ता है जो नए बंदे आए हैं उनको एकदम
फ्रेश लोगों से ही मतलब उसको पहले काम सिखाया जाए धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद जब वो काम सीख जाते हैं तो जब वेल ट्रेंड हो जाते हैं उसके बाद उनके पास कस्टमर हम देते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये मैनेजर को पूरा ध्यान रखना पड़ता है। स्टाफ मस्ट इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्रेस। स्टाफ्स के जो ड्रेस को है पूरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड लगना चाहिए, वेल ग्रूमिंग होने चाहिए, अपीयरेंस अच्छा दिखना चाहिए उनका, ठीक है। कस्टमर आर इन्फ्लुएंस बाय फर्स्ट इम्प्रेशन। देखो फर्स्ट में टी लगेगा, ओके, लगा लेना, अभी मैं ठीक कर दूंगा इसे। फर्स्ट इम्प्रेशन होना चाहिए। देयर पर्सनल पोस्चर, उनका जो पोस्चर है ना, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, कॉल आ गया था। हम वापस से स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ तक बता दिया था कि देखो यहाँ से देख, कस्टमर आर इन्फ्लुएंस बाय द फर्स्ट टी इम्प्रेस फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना कस्टमर के सामने, जो भी वहाँ के ट्रैवल स्टाफ्स हैं, अच्छा पढ़ना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, पहला रूल है ट्रैवल टूरिज्म का, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म जो भी है ये, ठीक है। देयर पर्सनल पोस्चर मैनर एंड द बॉडी लैंग्वेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अलर्ट, ठीक है। जो भी उनका पर्सनल पोस्चर है, मैनर है, सब अच्छी तरीके से होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज हो गया उनका, एक इम्पोर्टेंस दिखाना चाहिए कि हाँ हमारा जो है ना एक अलग ही लेवल पे हम लोग लोगों को ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब ये ना होना चाहिए कि कोई पर्सन आ रहा है और वो लोग अजीबोगरीब मतलब बैठे हुए हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, कस्टमर पे कोई ध्यान नहीं है। तो ये सब जो है ना बैड ग्रूमिंग में आ जाते हैं हमारी चीज़ें। कितना रोटेट करेगा भाई। एक्चुअली आप लोग सोच रहे हो कि फ्लैश लाइट क्यों जल रहा है, वो एक्चुअली यहाँ पे लाइट नहीं है ना, तो मैंने पीछे में मैंने अपनी नोट्स बना के रख रखे हैं, और जो मतलब जो गड़बड़ियाँ हो रही है ना इसमें बीच में, मैं उन सबको ठीक कर दूँ ताकि यहीं पे, ओके। देन देखते हैं, हाँ आगे। ऑल स्टाफ्स मस्ट बी पोलाइट एंड एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली। जो भी वहाँ के स्टाफ्स है ना, एक तो उनको प्रेम से बात करना आना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे मतलब धीरे से, या फिर जो भी लाउडली बोलते हों थोड़ा तेज से, लेकिन अकॉर्डिंग टू कस्टमर, कि वो कैसे अच्छे से मतलब बात कर सकते हैं उनके हिसाब से। कुछ कस्टमर्स थोड़ा ऊंचा सुनते हैं ना, कुछ थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी में सुनना पसंद करते हैं चीज़ों को। तो जैसे कस्टमर हो हमें वैसे ही पोलाइट प्रेम से बात करना है उनसे, और हमारी जो बातें हैं ना उन्हें क्लियर समझ में आनी चाहिए। ये ना हो कि बीच में कोई ना रुकावट आ जाए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कितनी सारी रुकावटें आ रही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी बात करते समय, क्योंकि वहाँ पे वो बैड इंप्रेशन बन सकता है। वाइल ऑलवेज मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, और बात करते समय आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो है ना बातों को एक्सप्रेस करता है आपकी, कि आप कितने उसमें सच बोल रहे हो, कितना यकीन कर रहे हो कस्टमर पे, ठीक है। टेलीफोन मस्ट बी आंसर प्रोमोटली एंड कर्स कर्सली, ठीक है। अब जो टेलीफोन है ना, टेलीफोन का यूज़ करना उन्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखो टेलीफोन को जो कॉलिंग का एक फीचर होता है ना ट्रैवल एजेंसीज में, वो थ्री रिंग को फॉलो कर मतलब थ्री रूल को फॉलो करते हैं। पहले में कि कस्टमर जब भी कॉल करे तो पहले रिंग पे आपको फ़ोन नहीं उठाना है, ओके। वो हमेशा थर्ड रिंग के बाद फ़ोन उठाते हैं ताकि कस्टमर को ऐसा लगे कि आप लोग बिजी हो, ठीक है, फ्री नहीं बैठे हो। सेकंड रूल में कस्टमर से पहले ही फ़ोन उठाते के समय में अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उनको ग्रीट करना होता है। थर्ड में उनके जो भी आपके लिए ऑफ मतलब वो जो पूछना चाहते हैं आपको वो पूछना है उनसे, और या फिर आपने फ़ोन किया है, ओके, तो उनको ऐसा नहीं कि बस बताते जाना, उनसे पूछिए कि आप भाई फ्री हैं कि नहीं है, या फिर मैं किस टाइम पे आपको फ़ोन करूं जिस जहाँ पे अब आप मेरी बात अच्छे से सुन पाएँ। उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हैं कस्टमर के साथ में। आगे चलते हैं, अब आते हैं कमीशंस पे, ओके। कमीशंस तो आप सबको ही पता है, सभी लेते होगे अपने मम्मी पापा से।
ऑब्वियस सी बात है यार, और कहाँ से पैसे आएंगे अभी स्टूडेंट्स के पास में। अब देखो, अब ट्रैवल एजेंसीज के भी अंदर ना कमीशंस आते हैं बहुत सारे, और ये कमीशंस कौन लेते हैं? मोस्ट ऑफ एजेंट्स लेते हैं, याद है मैंने बताया था एजेंट्स कमीशन पे काम करते हैं, वो ना पार्ट टाइम काम करते हैं ना फुल टाइम। The several areas of travel agency focus pay commissions to the agency while which becomes its principal income। अब एक जो ट्रैवल एजेंसी है ना वो फोकस करती है अपने कमीशंस पे। कौन से कमीशंस पे? प्रिंसिपल इनकम पे। प्रिंसिपल इनकम क्या होती है? कोई भी जो कंपनी है ना, आ, कोई भी एक कंपनी है उसकी पूरी होल इनकम, ठीक है, उसकी भी जो पूरी होल इनकम है वो होती है प्रिंसिपल इनकम, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल इनकम उन्होंने जितना टूर बेचा, देखो पूरे दिन में जितना टूर या फिर पैकेज बेचा उन्होंने, ठीक है, पैकेज को सेल कर दिया। अब पैकेज को सेल करने के बाद जितना कमीशन बच रहा है, कुछ तो प्राइस उन्होंने मान लो खुद ही लगा रखी होगी, है ना, कुछ प्राइस उन्होंने खुद लगा दी। इसके बाद जो बचा पैसा, मान लो उन्होंने 20,000 लगाया था और 30,000 रुपये अर्न कर लिए, ओके, अर्न कर लिए। तो अब इसमें क्या है ना, जो उन्होंने 30,000 रुपये कमाए उसमें से उनका 10,000 रुपये कमीशन बना, ठीक है, कि उन्होंने 10,000 उनका खुद का कमीशन बना, कि पूरी कंपनी का कमीशन बन रहा है वो, ठीक है, केवल सिंगल पर्सन का नहीं बना, पूरी कंपनी का है कि इतना उन्होंने अर्न किया एक्स्ट्रा। इसी चीज़ को एक कमीशन होता है यहाँ पे ट्रैवल एजेंसीज में। दे आर मेनली, जो इनका मेनली कमीशन पता है कहाँ कहाँ से आता है? रेंटल से, ठीक है, कर्सेस लाइन, होटल्स, रेलवे, साइट सीइंग टूर्स, टूर ऑपरेशंस, एक्सेट्रा चीज़ों से ये लोग अपने कमीशंस को अर्न करते हैं। अ फिक्स परसेंटेज ऑफ मैन एलिमेंट ऑफ देयर प्राइस इज पेड टू द एजेंट एज अ कमीशंस। कमीशंस आर नॉट पेड ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ द प्राइस। एक सेकंड में ना इस लाइन को वापस चेंज करूंगा ताकि आप लोगों को ठीक आए। वैसे समझा देता हूँ कि लाइन कहना क्या चाहती है, कि एक जो ये होते हैं ना एजेंट्स, जो ये एजेंट्स होते हैं, इनको हम लोग ट्रैवल एजेंसीज क्या करती है ना, फिक्स अमाउंट पे ना एक कमीशन दे देती है। मतलब फिक्स अमाउंट नहीं होता यार, वो कमीशन कभी फिक्स अमाउंट पे नहीं होता। जितने भी ये लोग टूर सेल करते हैं एजेंट्स के थ्रू में, तो जितना एजेंट्स का कमीशन बनता है, ठीक है, अगर वो पर टूर पे इनको 1,000, 1,500 या फिर 2,000, 10,000 जितना भी दे रहे हैं एक पर्सन, मतलब एक टूर को सेल करने में, उतना कमीशन जितना एजेंट्स ने मान लो वहाँ से 5 से 6 कर दिया, तो वो उतने इनकम को इंटू करके कमीशन बन जाता है एजेंट का, वो उनको पे कर देते हैं। कभी भी फिक्स परसेंटेज में नहीं होता है, ठीक है, एजेंट्स का। ये चीज़ें समझाना चाहती है लाइन, ओके। आगे चलते हैं। अब देखो, एक सेकेंड। इन यूनाइटेड स्टेट, देखो यूनाइटेड स्टेट के अंदर ना मोस्ट एयरलाइंस पे नो कमीशन एट ऑल ट्रैवल एजेंसीज। जो यूनाइटेड स्टेट है वो मोस्ट ऑफ ट्रैवल एजेंसीज जो है ना पे नहीं करती हैं, ठीक है। क्या पे नहीं करती? कमीशन ट्रैवल एजेंसीज को क्यों नहीं करती हैं? तो वो ना पूरे पूरे पैसे ले लेते हैं अपने, और जो जो ट्रैवल एजेंसीज है वहाँ की, जहाँ जो लोग ट्रैवल एजेंसी से बुक करवाते हैं वो अपना कमीशन ले लेते हैं, वो मतलब अपने चार्जेस के टाइप में ले लेते हैं उनसे पैसे, ओके। इन द केस ऑफ एजेंसी यूजली एड अ सर्विस फी ऑफ द नेट प्राइस। सर्विस फी पे ही अपना जो है प्राइस पे बेच देते हैं, मतलब उनका फी फ्री रहता है, सर्विस फी। Reduced commissions have taken place since 1995 when first commissions reduction with North America a cap of $50 returns and ट्रिप्स एंड $25 ऑन दी वे। मतलब जाने के लिए, देखो जो ये अमेरिकन वाले हैं ना, जो फर्स्ट टाइम जो रिड्यूस किया था नॉर्थ अमेरिका में हुआ था, वो लोग ये कह रहे थे कि हम अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो हम आपको $25 का कमीशन लेंगे, और अगर आप आ रहे हो तो $50 का, ठीक है, मतलब बाहर से आ रहे हो तो ये लोग पूरा टूर बना के उनको दे देते, और इतना कमीशन वो लोग पहले ही कह देते कि हम लेंगे। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? 1995 में, लेकिन ये उसमें कम कर दिया गया था, रिड्यूस किया गया था, रिडक्शन हुआ था, ओके। इन 2002 डेल्टा एयरलाइंस जो है तो उसने अनाउंस कर दिया था कि मैं ज़ीरो कमीशन लूँगा बेस ऑफ द यूएसए कनाडा। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद जो है
यूनाइटेड जो एयरलाइंस थी, जो काफ़ी मतलब एयरलाइंस जैसे अमेरिका एयरलाइंस होगी, कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस होगी, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस होगी, यूएस एयरवे एंड जो अमेरिकन ट्रांस होगी, ये सब क्या ज्वाइन होगी डेल्टा से। ओके। समझ में आया क्या समझाना चाहता हूँ कि सन 2002 में जो है ना कमीशंस बंद हो गए पूरी तरीके से। जो भी डेल्टा एयरलाइन से जुड़ गए थे उन्होंने कह दिया था साफ कि हम जीरो कमीशन के बेस पे ही सारे टिकट्स बुक करेंगे आपके एयरलाइंस के। तो उसमें आते हैं हमारा यूएसए, कनाडा, ठीक है। और उसके आफ्टर कुछ मंथ्स में और भी उनसे जो जुड़ गई थी कंपनी, जैसे अमेरिकन एयरलाइंस होगी, कॉन्ट्रैक्टर एयरलाइंस होगी, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस होगी, यूएस एयरवेज एंड अमेरिकन ट्रांस एयर जो थी ज्वाइन होगी थी डेल्टा से, ठीक है। आगे चलता है, अब आपको समझ में आएगा कमीशंस क्या आती हैं। सॉरी। टाइप ऑफ एजेंसीज, अब कितने टाइप के एजेंसीज हैं देखो। यूके के अंदर 3 टाइप की मेनली एजेंसीज हैं, मल्टीपर्स एजेंसीज, मिनीपर्स एजेंसीज और इंडिपेंडेंट एजेंसीज। टेंशन मत करो, इनके बारे में कोई नहीं पूछेगा क्या होती है, बस आपको ये याद रखना है कि ये 3 टाइप की जो है एजेंसीज होती हैं यूके में, ठीक है। आगे देखो, इन द यूनाइटेड स्टेट, अब जो यूनाइटेड स्टेट है यूएसए, वहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज है। कौन कौन सी? मेगा, रीजनल, कंसोर्टियम एंड इंडिपेंडेंट एजेंसी, ठीक है। अब ये 4 टाइप की एजेंसीज हो गई। अब देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड द अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन यानी ट्रिपल ए आर द एग्जाम्पल ऑफ मेगा ट्रैवल एजेंसीज। ये जो ट्रिपल ए है ना, एक एग्जाम्पल है मेगा ट्रैवल एजेंसीज का। यानी अमेरिकन एक्सप्रेस क्या थी याद है ना, हेनरी वेल की है कंपनी, कॉक्स और किंग, क्या कॉक्स एंड किंग, ठीक है। मतलब जो इतनी बड़ी कंपनी है उसी को मेगा ट्रैवल एजेंसी कहते हैं, ठीक है। ट्रिपल ए का बस याद रखना, ट्रिपल ए की फुल फॉर्म द अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। अब देखो, जो इंडिपेंडेंस एजेंसीज के बारे में तो पहले ही बता दिया था। यूजली क्या करते थे, कार जो भी अपने सारे काम स्वयं करते थे, ठीक है। इनके अंदर 5 से कम मेंबर होते थे और ये जो सारी चीज़ें, लोकेशन वोकेशन सर्च करना, कहाँ पे कार रेंटल है, कहाँ पे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये सब खुद ही जो है ना सर्च करके लाया करते थे, ओके। ये है हमारी इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, मतलब इंडिपेंडेंट एजेंसीज। अब देखो, देयर आर 2 अप्रोचेस ट्रेवल्स agenting one of the traditional multi, ये कहाँ गया वंशी, एक सेकेंड। देखो, देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। वन ऑफ द देखो, वन ऑफ द मल्टी डेस्टिनेशन, ठीक है। और सेकंड वन इज आउटबाउंड ट्रैवल एजेंसी। There are 2 approaches of travel agencies. One is the traditional and second is multi-destination outbound travel agency based in the original. वापस से delete कर. There are two approaches. Travel agencies. One of the traditional and second is multi-destinations outbound travel agencies based in the organization location of the traveler, and the outer is the destination focused inbound travel agency that is based in the destination and the traveling unexpressed that locations. देखो, जो 2 अप्रोच, देखो ट्रैवल एजेंसी के 2 मेन अप्रोचेस थे। क्या था, एक तो पहले एक तो ट्रेडिशनल था, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी है तो ट्रेडिशनल पे जाती है, या फिर मल्टी डेस्टिनेशन आउटबाउंड ट्रैवल एजेंसीज होती हैं जो बेस्ड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन लोकेशंस पे और अदर डेस्टिनेशन पे फोकस करती है, ठीक है। या तो ओरिजिनल लोकेशंस पे करेंगी जहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए कोई चीज़ें, या फिर क्या एक अदर ही फोकस करेंगे डेस्टिनेशन, मतलब नेचुरल जो भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पे फोकस करते हैं लोग।
ठीक है। अब ट्रैवल एजेंसीज इन 21st सेंचुरी, देखो ट्रैवल एजेंसी जो है फर्स्ट सेंचुरी के अंदर कैसे काम कर रहा था। अभी 21st सेंचुरी चल रही है ना। तो अभी हम सब जानते हैं ट्रैवल एजेंसी से कनेक्ट हो गई है वर्ल्ड वाइड से, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है। अब इंटरनेट से कनेक्ट होने का घाटा एक ये है कि जो भी अब कमीशंस होते हैं ना उनके, जो पहले वाले एयर टिकट्स में उनको कमीशंस मिलते थे, अब उतने कमीशंस को नहीं मिलते, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो गए हैं तो वो खुद ही अपने टिकट्स बुक करवा लेते हैं और ज़्यादातर प्लेसेस को अपने आप ही सर्च कर लेते हैं, है ना, कि कहाँ पे अब उन्हें घूमने जाना है। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अब आ गई है ट्रैवल एजेंसीज में। लेकिन इस चीज़ को और मतलब पहले जो क्या होता था, देखो अभी बताऊंगा अभी इस चीज़ को निपटने के लिए क्या कर रहा था, लेकिन उससे पहले मैं पहले का बताता हूँ कि 1997 में सिंस 1997 में जो ट्रैवल एजेंसीज थी हैज़ ग्रेजुअली बीन डिस्टिनेटेड बाय द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ यूजिंग बाय रिमूविंग द लेयर फ्रॉम द पैकेजेस हॉलीडेज इन द नेटवर्क। हाउएवर, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अब उनके जो पैकेजेस थे उनमें रिडक्शन आने स्टार्ट हो गए थे कॉस्ट में, ठीक है। अब रिडक्शन कैसे आ रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे इंटरनेट का वक्त आ रहा था 1997 से पहले। अब देखो क्या था ना, जो हॉलीडे पैकेज थे उन पे वो लोग अच्छा खासा कमीशन कमाते थे, ठीक है, अच्छा खासा कमीशन कमा लेते थे एजेंट्स के थ्रू। देन कुछ अच्छे खासे वो भी बता देते थे वो लोग कि डेस्टिनेशंस कहाँ पे है। ट्रैवल एजेंट्स रिमेन डोमिनेंट्स इन द सम एरियाज, जो ट्रैवल एजेंट्स थे अपने डोमिनेंट दिखा देते कुछ रीजन्स के अंदर में कि ये इतनी अच्छी जगह पे है, ये ऐसा है, ये वैसा है, सच एज कर्स वेकेशंस वेयर दे रिप्रेजेंट 77% ऑफ बुकिंग एंड 73% ऑफ पैकेज ट्रैवल्स होता था, ठीक है। जो 77% तो बुकिंग होती थी पर्सन की और 73% जो है वो जो सामान था वो पैकेज ट्रैवल होता था ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू। इन 2009 द मार्केट साइज फॉर ट्रैवल एजेंसी 2009 में वेट अ सेकेंड 2009 या 2008, यस 2009, देन 2009 में जो है ये मार्केट का साइज जो है थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, ओके, 17 बिलियन पे पहुंच गया टारगेट, और उससे पहले जो था 14.5 बिलियन पे था। आप देख रहे हो एक ही मतलब साल में इन्होंने कितना अक्रॉस बढ़ा लिया अपना, ठीक है। अब देखो अब आगे इन रिस्पॉन्स ट्रैवल एजेंसीज हैव डेवलपिंग ऑन इंटरनेट प्रेजेंस। अब देखो अब ट्रैवल मैंने कहा था ना, बाद में बताऊंगा, देखो यही चीज़ लिखी यहाँ पे, ट्रैवल एजेंसीज हैव डेवलपिंग ऑन इंटरनेट रिप्रेजेंस ऑफ ओवन क्रिएटिंग ट्रैवलर वेबसाइट्स। उन्होंने अपनी खुद की ट्रैवल वेबसाइट्स बना दी इंटरनेट पे, ताकि लोगों को ज़्यादा घूमना उमना ना पड़े और एक ही बार में वो सबको सारे कंपेयर्स करके दिखा दे। जैसे और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में नाम नहीं लूँगा, क्या पता चले ऐड चला दे वो लोग दिमाग ख़राब। विद डिटेलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन बुकिंग कैपेबिलिटीज़, मेजर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज इंक्लूडिंग एक्सपीडिया, ठीक है, एक ट्रैवल एजेंसी का नाम है एक्सपीडिया, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये भी। विद डिटेल देखो, विद डिटेल इंफॉर्मेशन एंड द ऑनलाइन बुकिंग कैपेबिलिटी, मेजर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इंक्लूड एक्सपीडिया, वो ये आगे ट्रैवलोसिटी, ऑर्बिलिटीज, चीप टिकट्स, प्रिंसिपल्स, चिपोले, ऐसी जो वेबसाइट है, देखो कितनी सारी वेबसाइट लिखा है यहाँ पे। ट्रैवल एजेंसीज ऑल्सो यूज दिस सर्विसेज ऑल्सो मेजर्स कंप्यूटर्स दे रखा है, ऑल्सो नोन एज अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी GDS, इंक्लूडिंग सबरे, एमेडियस, CRS, ठीक है, कंप्यूटर रिप्रेजेंटिंग सिस्टम, ठीक है, बताया तब रिजर्वेशन सिस्टम, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, गैलीलियो, CRS, एंड द वर्ल्ड स्पैन विच इज़ द सब्सिडायर ऑफ traveler port, allowing to book and sell airline tickets, hotels, car rents and other travel retailing services। देखो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मतलब ट्रैवल ये रहा ना, हाँ, ट्रैवल एजेंसी के अंदर में देखो 21st सेंचुरी फिलहाल ये चल रही है, आप लोगों को पता ही है 21st सेंचुरी में क्या हो गया, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, लोगों ने अपने वेबसाइट्स बना लिए हैं, वेबसाइट्स पे अपने होटल्स के प्राइस डाल दिए हैं, रूम के 2 सेट रूम्स, वन सेट रूम,
ठीक है। और भी जो भी चीज़ें हैं उनकी कार रेंट की हो गई, है ना। और जैसे टूर पैकेजेस के प्राइस हो गए कि उस टूर पैकेजेस में क्या हो गए। तो एक तरीके से ना उनका उनका एक खर्चा बच गया था ट्रैवल एजेंट का, ठीक है ना। एजेंट का उनका खर्चा बच रहा था कि एजेंट नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन दे उन सबको। लेकिन तब भी जो है ना एजेंट्स की नीड अब भी इनको पड़ रही थी, क्योंकि जो सारी होटल्स थे उनके अब कौन बताएगा प्राइजेस, ठीक है। वही एजेंट ही तो डिसाइड करके आता है ना कस्टमर सर्विस के लिए, कि एजेंट्स डिसाइड करके आ जाते हैं कि इस होटल में हम आपको इतने रूम लेंगे, तो हमें एक फ़िक्स प्राइस में बना के दे दीजिए कि आप कितने में एक रूम का सेट लगाओगे। अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको ज़्यादा मांगेगा, ठीक है, उस प्राइस से। कभी भी कंपेयर करके देख लेना। वो लोग बल्क में लेते हैं, एजेंट्स लोग बल्क में लेके आते हैं वहाँ से पूरे सेटअप्स, मतलब जो भी चीज़ें रूम की बुकिंग वुकिंग, इसलिए उनको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ओके, तो और कुछ नहीं है। देखो ट्रैवल एजेंसीज 21st सेंचुरी के अंदर में और ज़्यादा कुछ नहीं है। याद रखने वाली चीज़ें हैं केवल ये कि सन 2009 में जो है ना 17 बिलियन का उनका टर्नओवर था, और उससे पहले 14.5 बिलियन का था टर्नओवर। 77% ऑफ बुकिंग होती है और 73% ऑफ पैकेजेस ट्रैवल होता है वेकेशंस पे। ओके, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है। जीडीपी के बारे में बता रखा है, जीएडएस के बारे में बता रखा है, सीआरएस के बारे में बता रखा है। ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा। ओके, तो सेकंड यूनिट अभी आज ख़त्म हो गया।